मैंने तीन सिनारियो पहले सुना दूं, फिर This then is a we'll start. simulated patient task assessing the following domains: information gathering, patient safety, applied clinical knowledge, communication with patient. You are an obstetrician working in a busy clinic. You are seeing a 35-year-old woman named Kiran Dilaves, who is primi gravida at 33 weeks gestation, known case of chronic hypertension, presented with suspected IUGR because her fundal height corresponds to 28 centimeter. She is worried about her diagnosis and is seeking better antenatal care. You have 10 minutes during which you are expected to obtain targeted and relevant history, explain the investigations and management plan, establish communicative relation with the patient, offer emotional support. चलो, फिर shall we start? Should I proceed? Yes, sir. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाजिश है। मैं आज आपकी तिबी मोने की डॉक्टर हूँ। मेरे पास एक तहरीरी नामा है जिसके मुताबिक आपका पहला हमल है और आपका 33 हफ्ते का हमल है, और आपका जो हमल है वो अभी पेट के हिसाब से 28 हफ्ते का आ रहा है, और आप मेरे पास मशवरे के लिए आई हैं। क्या ये मालूमात दुरुस्त है? हाँ जी। अच्छा मिसेस किरण, चूंकि हम पहली दफा मिले इसलिए मैं आपसे आपके मसले के बारे में कुछ सवाल पूछूंगी ताकि आपके लिए महफूज अमल तजवीज कर सकूं। अच्छा, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? मेरी शादी को 2 साल हो गए। और आपकी तालीम कितनी है, काम क्या करती हैं? जॉब करती हूँ एक ऑफिस में, ग्रेजुएट। ठीक है। अच्छा, आप की जो आप माहवारी की आपने डेट बताई है, क्या ये आपको कंफर्म है? आपको माहवारी महीने के महीने आती थी? नहीं, इसमें मुझे इसकी डेट याद नहीं क्लियरली। अच्छा, ठीक है। अच्छा मिसेस किरण, आपका ब्लड ग्रुप पता है आपको? बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा मिसेस किरण, मुझे ये जो तहरीरी नामा मिला है इसके मुताबिक जो आपको ब्लड प्रेशर है, आपको हमल से पहले से ये मसला चल रहा है। क्या मुझे बता सकती हैं आपको ब्लड प्रेशर का मसला कब पता चला था, और आपको डॉक्टर के पास आप गई थी? साल पहले, ऑलमोस्ट साल ठीक। हो गए मुझे ठीक है। वहीं। अच्छा, ठीक है। तो आप उसके हमल से पहले कौन सी दवाइयाँ खा रही थी? गोलियां खा रही थी? कितनी मिकदार में खा रही थी? उस पे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया था? ना उस पर कंट्रोल था। 1 साल से गोलियां आप खा रहे। ठीक है। और आप कहीं कभी अपने दिल की पट्टी का टेस्ट करवाया हो, या आपने अपनी आंखों का टेस्ट करवाया हो, गुर्दे के टेस्ट करवाए हो हमल से पहले? आपके नहीं वो डॉक्टर ने आपको लिख के दियो? ठीक नहीं है। वो नहीं। ठीक है। हमल से पहले आप मशवरे के लिए नहीं गई थी डॉक्टर के पास? नहीं, इसके लिए हमने मशवरा नहीं किया था। ठीक है। अच्छा मिसेस किरण, मुझे बताएं कि ये हमल आपको खुद से हुआ है या दवाइयों से हुआ है? ये खुद ही हुआ, प्रेगनेंसी खुद ही ठीक हुई। है। इसके हमल में के शुरू के 3 महीने में फोलिक एसिड की गोली खाई थी आपने? नहीं। और पहले 3 माह का जो अल्ट्रासाउंड होता है तारीखों वाला, वो आपने करवाया था? वो दिनों के मुताबिक था? हाँ, वो दिनों के मुताबिक था, वो करवाया था। ठीक है। और उसके बाद आपको पहले 3 माह में कोई बुखार, गला खराब, जिस्म पर सुर्ख धब्बे तो नहीं पड़े थे? नहीं। और उसके बाद पहले 3 महीने में खून पड़ा हो, या आपके कोई खून के टेस्ट खराब आए हों? नहीं, वो सारा कुछ नॉर्मल था, डॉक्टर ने किया ठीक था। है। ठीक है। और शुरू के 3 माह में मीठे पानी वाला टेस्ट करवाया था आपने खून का? नहीं। ठीक है। 5वें महीने में नुक्स का बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसके ऊपर कोई अगर पेट की आंत के बारे में या बच्चे की नाड़ों के बारे में कोई प्रॉब्लम बताया हो डॉक्टर ने? नहीं, करवाया था, उन्होंने कहा सब कुछ नॉर्मल है, कोई ठीक है। एबनॉर्मलिटी नहीं। ठीक है। मिसेस किरण, मुझे बताएं, आपको आप साथ साथ अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाती रही थी? पेशाब के अंदर कोई चर्बी वगैरह तो नहीं बताई थी डॉक्टर ने? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। आंखों का टेस्ट नहीं करवाया था हमल में आप जब चेक करवाने गई थी? नहीं, नहीं उन्होंने नहीं कराया। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहा था हमल में? हाँ, ऑलमोस्ट कंट्रोल रहा। दवाइयाँ मैंने और चेक बाद कंट्रोल ठीक रहा। है, इसके अलावा कोई आपको गुर्दे की तकलीफ, या आपको कोई चेहरा धूप में सुर्ख हो जाता हो, जोड़ों में दर्द रहता हो, या आपको गर्मी ज्यादा लगती हो, टांगों में खून जमने का मसला तो नहीं है? नहीं।
ठीक है। अभी 7वें महीने में बच्चे की पेट आपको दिनों के मुताबिक बढ़ता हुआ महसूस हो रहा था? अ, मैं गया था तो उन्होंने कहा था कि जी अभी उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही बेबी की। ठीक है। और बच्चे के रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया था, जिसको हम अपनी जबान में डॉपलर अल्ट्रासाउंड कर कहते हैं? नहीं, अभी वो नहीं करवाया। ठीक है। बच्चे की हरकत अब आपको ठीक महसूस हो रही है? हाँ जी, मूवमेंट ठीक हो रही। कोई सर में दर्द, आंखों के आगे धुंधलापन, मैदे में जलन, वजन एकदम ज्यादा हो गया हो? नहीं। ठीक है। और इसके अलावा कोई आपका ऑपरेशन हुआ हो, या आप सिगरेट नोशी करती हो, या घर में कोई और सिगरेट नोशी करता हो जिसके करीब आप रहती हो? हाँ जी, मैं सिगरेट पीती हूँ 4 से 5 डेली। क्या आप सिगरेट छोड़ना चाहती हैं? उससे अभी छूटा नहीं जाता। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कोई किसी गोली दवाई से एलर्जी? नो। शोहर क्या काम करते हैं आपके? वो भी किसी एक बैंक में काम करता ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मालूमात देने का, मिसेस किरण। सर, आई हैव डन विद माय हिस्ट्री, नाउ आई वांट हर एग्जामिनेशन रिगार्डिंग बीएमआई, वाइटल साइंस, है। ओके। जनरल फिजिकल। व्हाट डू यू वांट टू नो बेटा? सर, बीएमआई, BMI is 28. एंड सर ब्लड प्रेशर, 130/90. एंड सर रिगार्डिंग एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, एनी राइट अपर quadrant टेंडरनेस, No. पीडल edema? नहीं। ओके। सर, सिम्फिजियो फंडल हाइट? वो 28 वीक्स की। सर, अमाउंट ऑफ लाइकर, एस्टिमेटेड fetal weight, लाइक इट इज ओके। fetal heart rate for complete 1 minute? वो भी नॉर्मल। Okay. Sir, sir, now I want her investigations. जी। Sir, apart from baseline investigations, especially regarding her hemoglobin and platelet count. हम्म। देयर 10.5 HP है और प्लेटलेट्स भी नॉर्मल है। Okay. Sir, any protein urea on midstream urine? उसमें 1+ आ रहा प्रोटीन। Okay. Sir, RFTs, LFTs? दे आर नॉर्मल। Okay. Sir, any fundoscopy, ECG, echo, and available? नहीं, वो नहीं हुआ। Protein creatinine ratio? प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो भी नहीं हुई। Sir, I want her dating scan डेटिंग स्टैंड 12 वीक्स के हिसाब से उसकी and anomaly scan for नॉर्मल। gross fetal, and a recent scan, especially regarding her estimated fetal weight. Fetal weight at this stage is around 1 kg. Sir, umbilical artery Doppler. Likely artery Doppler shows her diastolic flow आता है। Sir, reduced or normal? सॉरी बेटा, आपकी आवाज कट रही थी। Sir, what is the end diastolic flow? Reduced or normal? इट इज रिड्यूस्ड। Sir, any ductus venosus Doppler available? नहीं, वो नहीं हुआ। Sir, CTG and FKCC? CTG is okay, and fetal count is also fine. Sir, what treatment ticket? ट्रीटमेंट टिकट में शी इज ऑलरेडी टेकिंग एंटी हाइपरटेंसिव और बाकी रूटीन की सारी चीज़ें। Okay. Sir, should I proceed to the management? जी।
मिसेस किरण, देखिए मैंने जो आपसे सवाल पूछे हैं और आपका मुआयना किया है और आपके टेस्ट करवाए हैं, मैं उससे इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये आपका खतरे वाला हमल है। ठीक है। इसमें आपको ब्लड प्रेशर का हमल से पहले ब्लड प्रेशर का जो मसला था उसकी वजह से आपका बच्चा तारीखों के हिसाब से छोटा आ रहा है। ठीक है। इसकी वजह से आपको पेशाब में चर्बी आने का जो है वो 5% इम्कान होता है, और उसके साथ आपको ऑपरेशन होने का या गोली रख के बच्चे की पैदाइश करने का जो है इम्कान ज्यादा है, और बच्चे को वक्त से पहले दर्दे लगने का और जल्दी पैदा होने की वजह से कमजोरी का, और पैदाइश के बाद शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह के मसाइल होने का जिंदगी में खतरा मौजूद है। ठीक है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं और मेरे माहिर डॉक्टरों की टीम आपके साथ होंगी। ठीक है। अभी मैं आपको दाखिल करूंगी, और जिसमें आपके मैं ब्लड प्रेशर चेक करूंगी, डेली पेशाब में चर्बी चेक करूंगी, आप से अलामात पूछी जाएंगी, सर में दर्द, आंखों के आगे धुंधलापन, मैदे में जलन या वजन ज्यादा होना, और उसके साथ साथ बच्चे की दिल की धड़कन और बच्चे की हरकत का रिकॉर्ड रखा जाएगा। बच्चे का अल्ट्रासाउंड जो कि ठीक नहीं आ रहा, बच्चे का हर 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, और उसमें हर 1 हफ्ते के बाद रंगीन अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा। ठीक है। अगर ये इसी तरह ही चलता रहा, और अब इसके साथ मैं आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां जो है उनकी डोज बढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा आ रहा है। बच्चे के फेफड़े मजबूत करने वाला टीका लगाया जाएगा, ताकि जल्दी पैदाइश की सूरत में बच्चे को कोई जो है मसले ना हो। और उसके बाद जो है सब कुछ ठीक रहने की सूरत में जो है फिर आपको जो है अभी हम आपको बताएंगे जो खतरे की अलामात बता के आपको छुट्टी दी जाएगी। फिर आपको 1 हफ्ते के बाद बुलाया जाएगा, और आपकी ब्लड प्रेशर और आपकी बच्चे अलामात और बच्चे के जो है वो अल्ट्रासाउंड किए जाएंगे, और बच्चे का पानी और रंगीन अल्ट्रासाउंड पे बच्चे का बहाव देखा जाएगा, खून का बहाव। सब कुछ ठीक रहने की सूरत में 36 हफ्ते पे आपको डिलीवरी के बारे में बताया जाएगा। आपकी डिलीवरी बड़े अस्पताल में होगी, बच्चों के डॉक्टर मौजूद होंगे, मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे, और आपको जो है वो उसमें अगर नीचे से बच्चा पैदा होने में कोई ममानियत ना हुई और आपकी हड्डी ठीक हुई, तो फिर आप बच्चे की पोजीशन भी ठीक हुई, तो फिर हम आपको 37 हफ्ते पे आपकी गोली रख के बच्चे की पैदाइश की जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, आपको अपनी तर्ज जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी होंगी। अपना वजन आपने नॉर्मल रखना है, अपना कुछ आपने वर्जिशें करनी है, नमक का इस्तेमाल कम करना है, और सिगरेट नोशी से परहेज करना है। जब आपकी डिलीवरी होगी, बच्चे की दिल की धड़कन मुसलसल चेक की जाएगी, और आपको जब बच्चे की पैदाइश अगर बच्चे की पैदाइश हो जाएगी, तो उसके बाद बच्चे को दूध पिलाने के बारे में और वक्फे के बारे में बताया जाएगा। आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, और आपको ब्लड प्रेशर की गोलियां देखी जाएंगी कि शुरू कराने जारी रखने की जरूरत है या नहीं। उसके बाद आपको छुट्टी दी जाएगी। 6 हफ्ते के बाद आपको दोबारा चेकअप के लिए आना होगा, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो देखा जाएगा, और अगले हमल से पहले मशवरे के लिए आना होगा। आप मेरी बात समझ रही हैं मिसेस किरण? नहीं, क्या मुझे अभी आप दाखिल करेंगे, अभी आप घर भिजवाएंगे? अभी आपको दाखिल करेंगे, और आप जो है आपकी और आपके बच्चे की देखभाल की जाएगी, जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए जाएंगे। आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, पेशाब में चर्बी देखी जाएगी, और जो है बच्चे की नशो नुमा देखी जाएगी। और मुझे कब तक आप दाखिल रखेंगे? जब तक आपकी बच्चे की आपकी और आपके बच्चे की जो है हमें मस्बत जो है नताइज सामने नहीं आते, हम आपको दाखिल रखेंगे। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, आपके बच्चे की जो है वो देखी जाएगी कि इससे ज़्यादा तो नहीं हो रहा, जो है खून का बहाव कम तो नहीं हो रहा। तो इसी तरह रहने की सूरत में, बच्चे के पानी भी ठीक रहने की सूरत में, हरकत ठीक रहने की सूरत में, आपको कोई अलामत ना आने की सूरत में ही आपको घर भेजा जाएगा। और डिलीवरी आप कब कराएंगी? 37 हफ्तों पे आपकी डिलीवरी होगी। उससे पहले 6 हफ्ते पे आपको जो है नीचे से हड्डी का मुआयना किया जाएगा। हड्डी ठीक होने की सूरत में, बच्चे की पोजीशन ठीक होने की सूरत में आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए हम तैयार करेंगे। लेकिन अगर कोई भी मसला हुआ, तो फिर हम आपको ऑपरेशन के लिए डेट देंगे। और अगर मुझे आप घर भिजवाते हैं तो फिर मुझे दोबारा कब बुलाएंगे आप?
आपको हर 1 हफ्ते के बाद हमारे पास मुआयने के लिए आना होगा। हम बच्चे का रंगीन अल्ट्रासाउंड, बड़ा अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, जिसके अंदर हम बच्चे का खून का बहाव, उसकी ऑक्सीजन, उसकी खुराक देखेंगे कि वो उसको ठीक तरीके से पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। और बच्चे की दिल की धड़कन चेक की जाएगी और बच्चे की हरकत का रिकॉर्ड रखा जाएगा। क्या ये मेरी अगले हर अमल में इसी तरह मेरे साथ होगा? देखिए, चूंकि आपको ब्लड प्रेशर का हमल से पहले से मसला चल रहा है, अगर आपका जैसे कि आपको पेशाब में चर्बी आ रही है, अगर आप खुदा ना खास्ता 34 हफ्ते से पहले आपकी डिलीवरी हो जाती है, तो फिर अगले हमल में आपका 4 में से 1 औरत को ये दोबारा होने का खतरा होता है, जिसके 25% इम्कान होते हैं। तो उसको कम किस तरह कर सकते हैं? आपको जो है अपना बाकायदगी से चेकअप करवाना होगा। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना होगा, उसके लिए गोली इस्तेमाल करनी होगी। अपने वजन जो है आपको कम करना होगा और मेंटेन रखना होगा एक नॉर्मल लिमिट में। अपना नमक का इस्तेमाल कम करना होगा, कुछ वर्जिशें करनी होगी, और आपको सिगरेट नोशी जो है उसके लिए आपको छोड़नी होगी। मैं आपको कुछ स्पोर्ट ग्रुप्स भी बताऊंगी, और इसके अलावा आपको जो है डॉक्टर्स के पास भेजूंगी, जो आपको सिगरेट नोशी तर्क करने के बारे में मुख्तलिफ तदाबीर बताएंगे। चलो ठीक है। चलो 10 मिनट्स हमारे पूरे हो गए। ओके। अच्छा। ऑल राइट। अच्छा। सर उनका नेट नेट डिस्कनेक्ट हो गया, दोबारा ज्वाइन कर। इनका डॉक्टर साहब का। सर मैं इधर ही हूँ। हाँ। ओके। अच्छा। हाउ डू यू थिंक यू डिड? सर आई हैव डन माय बेस्ट। नहीं, ऑफ कोर्स एवरीबडी तो जो भी करता है अपना बेस्ट ही करता है, लेकिन हाउ डू यू थिंक यू परफॉर्म? अच्छा। अच्छा, बेसिकली इसमें आपकी डीडी क्या थी इसकी? सर प्री क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एफजीआर। नहीं, क्रॉनिक हाइपरटेंशन तो बेटा डीडी में तो नहीं आएगा ना। वो सर तो स्मॉल फॉर डेट्स। ओके। सर एसजी आ गया। मिस्टेक इन डेट्स हो। वो अनश्योर ऑफ डेट्स। इज अनश्योर ऑफ डेट्स, तो उसकी वजह से मिस्टेकन डेट्स आ जाती हैं। जी सर। और सर स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज ड्यू टू स्मोकिंग। हम्म, बस ये दो ही हैं। सर Anomalous fetus, abnormal lie. एबनॉर्मल लाई और ट्रांसवर्स लाई। अच्छा ठीक। एबनॉर्मल आया। आईयूजीआर नहीं होगा? जी सर एफजीआर। एफजीआर। और इसी पे देखो, बेसिकली तो यही आपकी तीन है कि जो मिस्टेकन डेट्स हैं या एफजीआर है और आपकी स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज है। इन तीनों को ही आपने इसमें रूल आउट करके उसके हिसाब से इसकी आपने मैनेजमेंट करनी है। एंड जी जो मैंने सर। आपको इंफॉर्मेशन जो दी थी आपको, उसमें फिर किस कैटेगरी में आता? सर मिस्टेकन डेट्स। मिस्टेकन डेट्स के लिए तो मैंने आपको 12 वीक्स पे से बता दिया था, जो स्कैन्स है वो दैट वाज फाइन, तो वो रूल आउट नहीं हो जाती है उसमें। जी सर। सर उसके बाद फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू क्रॉनिक हाइपरटेंशन, स्मोकिंग। यस। और इसी की वजह से आपका ये जो आपने ये कहा कि फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन बेसिकली बिकॉज ऑफ ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन एंड नंबर 2 स्मोकिंग का कंपोनेंट आ गया था।
ठीक। जी सर। और उसी को हमने अगर लेके आगे चलना है या इसके साथ हमने एसजी भी डाल देना है, तो उसके हिसाब से फिर हमने इसका जो स्कैन्स जो हैं वो कितनी देर बाद होंगे? सर 2 वीकली। 2 वीक। एंड बिफोर 2 वीकली के लिए इस स्टेज वाला अगर आप स्कैन करते हो, आप उसमें दो फैक्टर्स हैं। लेट्स सपोज मैं अगर इसका लाइकर कम कर देता, अभी तो हम इसका लाइकर नॉर्मल है, जी सर। ठीक है, और बेबी का वेट भी ठीक है, और तीसरा उसमें सिर्फ जो तो मैंने कहा था उसकी डायस्टोलिक फ्लो जो है वो रिड्यूस्ड है। जी सर। सर अब इस वीकली डॉपलर करवाएंगे, वीकली डॉपलर। क्या डू वी नीड टू गेट एडमिशन फॉर दिस? सीटीजी आपने, खैर अभी तो ये 33 वैसे सीटीजी कर सकते हैं, सीटीजी आपने नहीं करवाई अभी फिलहाल वैल्यूएशन के लिए किसी की, हम क्या करेंगे? और सर उसका इस मैंने एक एक सॉरी, और साथ मैंने इसका प्रोटीन यूरिया ऐड कर दिया। जी सर। ठीक। सर इस सर बीपी मॉनिटरिंग करेंगे, डिपस्टिक डेली करेंगे, और वीकली इसका एलएफटीज आरएफटीज पीटीए पीटीटी रिपीट करवाते रहेंगे, और साथ में इसका डेली सीटीजी बायोफिजिकल एफकेसीसी, और साथ में उसका जो है सर वीकली अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर होगा, जिसके ऊपर हम नहीं, एसडी रेशियो। एक मिनट है, थोड़ा सा होल्ड ऑन। ये तो अभी आपको इतनी इंफॉर्मेशन सिर्फ मिली है ओपीडी के अंदर जब आप बैठे हुए हो उसके ऊपर, कि 130/90 ब्लड प्रेशर है, प्रोटीन यूरिया उसका 1+ है, रिड्यूस उसका डायस्टोलिक फ्लो है। अब आगे आपने मीज के साथ क्या करना? सर एडमिट करके फिर उसके बाद फीटो मेटर्नल मॉनिटरिंग, और तो ना इसमें ऐसे वाले पेशेंट को क्या आप डायरेक्टली एडमिट कर लेते हो? व्हाट वी डू इज विद दिस काइंड ऑफ पेशेंट की जी, पहले हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक के इसको एज अ डे केयर में आपकी थोड़ी सी और इवेल्युएशन करेंगे, एंड यस अकॉर्डिंग टू सर। दोज रिपोर्ट्स फिर देन विल डिसाइड कि आइदर वी नीड टू गेट यू एडमिशन या हमने घर भिजवाना है। अगर घर भिजवाना है तो फिर हम ये चीज़ें करेंगे। अगर हमने आपको एडमिट किया तो हम तब तक एडमिट करेंगे जब तक, और डेली और फिर वीकली और बाई वीकली जो जो चीज़ें होनी है फिर उसका मेंटेनेंस उसका आगे चले। यस सर। तो जब आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है उस पर फ़ौरन डिसीजन लेना कि जी हमने दाखिल करना है या नहीं करना, दैट इज़ नॉट देयर। उससे कुछ पहले आपकी कुछ वैल्यूएशन के लिए हम आपको थोड़ी देर के लिए हॉस्पिटल रुकना पड़ेगा, जिसमें आपकी ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग है, उसमें आपकी कुछ टेस्ट अगर हम दोबारा रिपीट करना चाहते हैं वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम बैठ के फैसला करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेबीज़ कि हमने इसको क्या करना है। अगर तो वो लेट्स सपोज इन्हीं हमारी डीडी के अंदर एसजीए निकल आ जाता है और बाकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, तो फिर तो उसको हमने सिर्फ 2 वीकली बुला के मॉनिटर करके उसको आगे लेके चलना। जी सर। अगर तो उसका एफजीआर निकल आ जाता है और उसमें उसका लाइकर ठीक है, बेबी का वैसे वेट अगर भी ठीक है, सिर्फ ये एंडासोल फ्लो आ रहा है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, तो उसको फिर हमने फिर किस तरह बुलाना है? अगर उसमें उसका लाइकर कम आ जाता है या उसमें कोई रिवर्स फ्लो आ जाती है, फिर हम उसका एडमिट करके फिर उसको सारी आगे मॉनिटरिंग आगे उसकी लेके आगे चलेंगे। जी सर। तो सिर्फ इसके लिए, इसीलिए जब आप इस किस्म का करोगे, आपने केस को बुरा नहीं प्रेजेंट किया, आई थिंक यू डिड ओके, लेकिन उसमें सिर्फ आगे ये सिर्फ कि इसकी मैनेजमेंट प्लान के हिसाब से विल डिपेंड अपॉन कि जी इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन तो है, बाकी हम वैल्यूएशन इसकी एडमिट करके, एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग पे आप जितना उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते जी सर। हो, और वो करना कि ज़ाहिर है उसको आप कौन सा ज़रूर करोगे। एंड उसके बाद फिर आगे जाके उसकी फिर सीटीडी हमने कब करनी है, उसका बायोफिजिकल प्रोफाइल कब करना है, हमने उसकी ये डॉपलर कब कितनी दफ़ा रिपीट करना है, क्या रोल ऑफ ये सिर्फ डीवी का होगा या फिर हमने मिडल सेरेब्रल आर्टरी का बीच में ऐड आउट करना। और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद देन विल डिसाइड किसी वो करें। हाँ, अगर आपके पास वहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर यू आर नॉट सिटिंग इन टर्शियरी केयर सेंटर, तो फिर वहाँ पे हमने इसको रेफ़र कहाँ करना है, जहाँ पे अगर अर्ली डिलीवरी होती है तो यस। बेबी का आउटकम वहाँ से मैक्सिमाइज हो किया जा सके। जी और सर। अगर हम इसको घर भिजवाते हैं तो घर भिजवाने से पहले क्या साइन सिम्टम्स होंगे जो आप लेट्स सपोज ये प्री क्लैम्स, हेडेक, एपिगास्ट्रिक बर्निंग, ये ब्लरिंग सारा, ऑफ विजन, सडन इंक्रीज इन वेट, यस, इन सब चीज़ों को आप उसको नोजिया, बताने के वॉमिटिंग। बाद, यस, ये करने के बाद फिर आप कहोगे अगर ये होंगे तो फिर
दिन हो रात हो आपने इमरजेंसी में आना है, अदरवाइज फिर हम आपको इस तरह लेके वीकली फॉलोअप करेंगे, या हम बाई वीकली फॉलोअप करेंगे, या हम इसको ट्वाइस अ वीक, सॉरी अपना फोर्टनाइटली उसको बुलाएंगे। जी सर। ठीक, इसमें कोई और क्वेश्चन है तो मुझे बताओ आप। सर जैसे अब इस स्टेज पे ये पेशेंट आई है, क्या हम इसे लोप्रिन स्टार्ट करवानी चाहिए हमें, क्योंकि उसकी सेकंड वेव इन्वेजन तो हो चुकी है। बेटा एम्पेरिकली यस यू कैन, लेकिन मेडिकली जो पेपर्स हैं उसमें इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, जी सर। क्योंकि अभी भी वैसे तो वैसे भी लाइकेंस का भी ठीक है, लेकिन एट 30 ये क्या कहते हैं 33 वीक्स पे तो लोप्रिन का रोल नहीं है। यस, रोल ऑफ जो हम भूल गए स्टीरॉइड्स का हो सकता है। 1 kg का बेबी है तो हमने उसको स्टीरॉइड ज़रूर दे सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में सोच सकते हैं, और उसके बाद आगे 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 देख सकते हैं। ये दो चीज़ें भी हमें इसकी मैनेजमेंट में ऐड करनी। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर डक्टस मिनोसस का इसमें कब करवाएंगे, थोड़ा रोल बता दें। नहीं, अब उसका बेटा, अब तो उन्होंने जो गाइडलाइंस है उसमें उसमें उसने ऐड ऑन कर दिया है विद दिस, क्या कहते हैं, आई एम सॉरी, जब आपकी ये डॉपलर में कोई फाइंडिंग अब आ जाती है एबनॉर्मल, तो आप उसके साथ करा सकते हो। सर वो भी फिर वीकली बेसिस पर करवाएंगे। वो भी जब भी डॉक्टर होगा उसके साथ वो भी होगा। ओके सर, थैंक। हम्म। सर एंटी हाइपरटेंसिव की डोज तो हमें बढ़ानी होगी ना, 130/90 बीपी और एंटी नेटली हमारा टारगेट 135 85 होता है। बेटा एक रीडिंग पे नहीं बढ़ाएंगे हम, मैंने जिस तरह कहा कि उसको एडमिट एडमिट नहीं करके डे केयर के हिसाब से देख के उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। अगर परसिस्टेंटली उसका ब्लड प्रेशर इतने में रह रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो फिर ऑफकोर्स उसको रीड्यूस कर। सर अगर एडमिट का हम 24 to 48 आवर्स कह सकते हैं काउंसलिंग में। बेटा इनिशियली आप डे केयर, ओके सर। पहला वैल्यूएशन के लिए नॉर्मली यू नॉट नीड टू गेट एडमिशन फॉर 24 आवर्स। डिपेंड, हाँ उसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई और चीज़ की आ जाती है तो फिर अब ज़ाहिर है आप एडमिट करो, लेकिन इनिशियली इसकी आपने इसको डे केयर के अंदर उसको monitor करना है। और जो इन्वेस्टिगेशन और सीटी करनी है वो आप करके सारी जब रिपोर्ट आ जाएगी, देन यू विल डिसाइड कि वी गोना सेंड हर होम और वी गोना कीप हर इन द हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा एक क्वेश्चन था कि सर जो अर्ली एफसीआर है बिफोर 32 वीक्स, डक्टस वेनोसिस डॉपलर हम उस वक्त नहीं करवाएंगे इन केस ऑफ नॉर्मली अर्ली एफसीआर में? बेटा नॉर्मली जो आपका डॉक्टर स्पेनुसिस है वो तकरीबन 32 वीक से ऑनवर्ड्स किया जाता था वैसे, तो ये इसकी प्रेगनेंसी जो है वो 33 की है। तो इसमें तो हम नहीं करवाएंगे। जी। और सर एक और क्वेश्चन था कि सर जब जो लास्ट वाली गाइडलाइंस थी ना, उसमें ये था कि अगर तो एसटी रेशियो या पल्सिटिलिटी इंडेक्स इंक्रीज हो जाती है तो हम ट्वाइस वीकली डॉपलर करवाते हैं, और अब जो है अब हम वीकली डॉपलर करवाते हैं। तो हम वीकली डॉपलर लेके चलेंगे या हम ये कहेंगे कि हम अपने सेटअप में अपने पेशेंट्स के लिहाज से वी विल प्रेफर ट्वाइस वीकली डॉपलर? नहीं, आप वीकली डॉपलर और उसके बाद फिर उसकी सीटीजी की कॉम्बिनेशन आ जाती है। अगर सीटीजी हमारी प्रॉब्लम आती है, देखो जैसे कि इसके लिए सपोज के अगर उसका लाइकर कम है तो फिर तो आपने, और इस तरह उसका ये सॉरी रिवर्स फ्लो आपका आ रहा है, फिर तो आपकी इसके जो डॉपलर है वो तो आपने ट्वाइस वीकली कराओगे और सीटीजी आप डेली कराओगे। सही। और दूसरा सर जैसे ये पेशेंट प्राइमी अगर, ग्रेविडा थी, हाँ, अगर और सॉरी, जी, जी जी सर आप पहले बोले। और अगर उसका ये लेट्स सपोज डॉपलर उसका नॉर्मल आ रहा है, सीटीजी नॉर्मल आ रही है, तो फिर इसको फिर आप ये क्या कहते हैं वंस अ वीक भी जा सकते हो। ठीक है। और सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि इन केस ऑफ अगर ये हमारे पास शॉर्ट केस आ जाता है और पेशेंट मेरे पास प्राइमी ग्रेविडा है और शी हैज डेवलप्ड एफजीआर, should I give her trial of SVD or straight away I will go towards the elective cesarean section? Because in case of FGR, और अगर हम उसको SVD का ट्रायल देते हैं तो 17 to 34% रिस्क है कि इमरजेंसी इट विल एंडेड अप इन इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। तो सर पेशेंट ऑलरेडी फीटस तो ऑलरेडी एक हाइपोक्सिक एनवायरनमेंट में रह रहा है, अब मैं उसको ट्रायल ऑफ लेबर देके फर्दर हाइपोक्सी करूंगी, तो इससे बेहतर नहीं नहीं है कि मैं उसको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की ऑप्शन दे दूं? नहीं, इसमें बेटा दो चीज़ें हैं जो नंबर वन यू नीड टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कि आप किस टाइम पे डिलीवरी करा रहे हो, अगर लेट्स सपोज टर्म पे है, सर टर्म पे जैसे है। ये वाली पेशेंट थी
तो इसमें पल्सेटिलिटी इंडेक्स ज्यादा था, तो आई हैव टू डिलीवर हर एट 37 to 36 वीक ऑफ जेस्टेशन। यस, ठीक है, 36+ पे आप उसको डिलीवर करा दोगे अगर आपके पास नर्सरी की फैसिलिटी अच्छी है। आप उस टाइम पे आप इसका बिशप स्कोर करोगे। बिशप स्कोर करने के बाद अगर तो बहुत पुअर है, यू विल डिस्कस विद द पेशेंट एंड टेल देम कि जी परसेंटेज चांसेस हैं कि आपका होने का। और सर एंड जब इसकी लेबर में अगर जाती है या आप इंड्यूस करते हो तो उसमें 1-to-1 मॉनिटरिंग होती रहेगी। अगर उसके दौरान कोई आपकी प्रॉब्लम आती है देन यू विल इंटरवीन फॉर अ सी सेक्शन। अगर पेशेंट डायरेक्टली कह देता है कि जी मैं तो नॉट वांट टू ट्रायल विद अ पुअर बिशप स्कोर, तो फिर आप उसका डायरेक्टली सेक्शन करोगे। द डिसीजन हैज़ टू सही है। बी, डिसीजन आपने नहीं लेनी। डिसीजन आपने पेशेंट को सारी चीज़ें इन्फॉर्म करनी है, उसको परसेंटेज बतानी है। इट इज़ हर चॉइस कि व्हेन डू यू शी वांट्स टू बी डिलीवर्ड आइदर बाय नॉर्मल डिलीवरी और बाय सेक्शन। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो जाना चाहती है तो ज़ाहिर है विद ऑल दिस उसके हिसाब से आप उसकी स्कोरिंग के बाद, इंडक्शन के बाद, उसकी 1-to-1 मॉनिटरिंग के बाद एंड विद प्रिपरेशन ऑफ एवरीथिंग, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी सेक्शन के लिए आप तैयारी करके रख लोगे। सर जब हम ये वाला आंसर देते हैं ना कि आई विल डिस्कस विद माय पेशेंट, तो सर एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है व्हाट इज योर डिसीजन, आप क्या करेंगी? नहीं, अगर कि देखो आप आप आपके कि पेशेंट ने आप पर छोड़ अगर दिया। अगर आपके पेशेंट ने आपको छोड़ दिया फिर आप उसको जस्टिफाई करोगे कि जी एट दिस स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी हर बिशप स्कोर इज पुअर, द चांसेस फॉर हर के द बेबी विल गो इनटू स्ट्रेस आर इतने हैं, इसलिए मैं प्रेफर टू डू डिलीवर बाय अ सी सेक्शन। ओके, ठीक है, सही है। और सर फिर एक आप और उसका क्वेश्चन था। डिफेंड करोगे। अगर आपने इसी को आपने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ इसी को लेके जाना है, आप कहोगे जी हमारे पास मॉनिटरिंग की 1-to-1 मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस सीटीजी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद इसकी प्रोग्रेस देखेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रोग्रेस एंड द सीटीजी कंटिन्यूस मॉनिटर के बाद फिर हम फैसला करेंगे कि हमने आगे इसकी डिलीवरी किस तरह करनी। ठीक है। और दूसरा सर अगर हम अपना कोई क्रोनिक हाइपरटेंशन का केस प्रेजेंट कर रहे हैं, अभी वो एफजीआर नहीं है, लेकिन क्रोनिक हाइपरटेंशन में क्या हम यूट्राइन आर्टरी डॉपलर एट 20 वीक ऑफ जेस्टेशन करवाएंगे? क्योंकि एफजीआर के लिए तो ये मेजर रिस्क फैक्टर है, उसमें तो हमने करवाना है। तो मैं क्या अपने क्रोनिक हाइपरटेंशन के केस में ये बोलूंगी? एक टाइम था जब हमें कहा जाता था कि जब लाइकर कम हो तब आप इसको अपना ये डॉक्टर आप कराओ। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसमें कोई रिस्क फैक्टर है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, जैसे आपने कहा कि क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आ जाता है, उसमें मैं तो 28 वीक्स में ज़रूर कराऊंगा। नहीं सर, 20 वीक पे यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करवाएंगे या ओनली वी विल गो फॉर अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर? यूट्राइन आर्टरी तो बेटा आपको आगे जाके उसके लिए उसकी प्रिडिक्टिविटी या उसका हाई रिस्क के लिए बता सकता है, तो वो अगर वो भी कराने में तो मेरा नहीं ख्याल कि देर उसको डिफेंड किया जा सकता कि शी इज़ अ कैंडिडेट इफ यू कैन गो इनटू प्री इक्लेम्शिया और इक्लेम्शिया। तो उसके लिए फिर हम उसका पहले कराने में प्रिपेयर होने के लिए ताकि देख लें कि हमने क्या करना सही सर है। और दूसरा सर जो मॉडरेट रिस्क फैक्टर्स वाले पेशेंट होते हैं, अब पहली वाली गाइडलाइंस तो वो उनको लेके जाती थी कि हमने डॉपलर करवाना है, अब कहती हैं अगर मॉडरेट रिस्क फैक्टर है पेशेंट्स में तो आपने उसका ग्रोथ स्कैन करवाना है 32 वीक पे, और फिर उसको 4 वीकली लेके जाना है अगर वो अगर उसका 10 है। सेंटाइल से ज्यादा है। तो सर हाँ, अब हम उसमें डॉपलर का नहीं नाम लेंगे? अगर मॉडरेट रिस्क फैक्टर है भी फिर भी मैं सिर्फ ग्रोथ स्कैन का नाम लूंगी उसमें। देखो अगर तो मॉडरेट रिस्क है लेकिन उसमें बाकी सब चीज़ें नॉर्मल हैं, फिर शायद आप उसको कह सकते हो कि जी हम उसको 2 वीकली क्योंकि फॉलो कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर हमारा लाइकर कम होता है या बेबी की ग्रोथ नहीं होती तो फिर हम ज़रूर करा लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी हम्म, कॉस्ट भी तो आ जाती है ना पेशेंट की फिर उसके सही हिसाब। है। और दूसरा सर प्लीज किसी दिन ना हमें ये ग्रोथ चार्ट जो है ना, कि उसमें हमने एसडीए, एफजीआर और एस्टिमेटेड फीटल वेट, स्पेशली जो एफजीआर के जो ग्रोथ चार्ट्स हैं, वो काइंडली हम्म, वो किसी दिन करवा दें, क्योंकि वो जब एग्जाम में एकदम से आते हैं तो उसकी इंटरप्रिटेशन और उसको कैसे लेके जाना है वो जरूर खराब हो जाती है। चलो विल सी एंड सी के अगर वो कर जाते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए हम करवा लेंगे, इस नेक्स्ट टाइम या ठीक उससे। ठीक। ठीक है, थैंक यू सर। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये जी हम प्रैक्टिकली डक्टस वेनोसिस डॉपलर कर रहे हैं? होता है बेटा, अब तो होता है। तो सर फिर जो अभी बिल्कुल। रिसेंट गाइडलाइन है इसमें तो सर उसमें तो 33+6 वीक्स तक है ना डक्टस वेनोसिस डॉपलर, तो ये Yes. हमारी पेशेंट का ये तो 33 वीक्स है ना, जी। तो हम तो ये करवाएंगे मॉडल, सर? ये इस पे शायद ज़रूरत ना पड़े आपको, नॉट इन दिस केस, क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा उससे पहले है।
क्योंकि सर आपने रिड्यूस फ्लो दिया था, तो इसमें तो जरूरत नहीं है। रिड्यूस फ्लो जो एब्सेंट या रिवर्स फ्लो होता है उसमें डक्टस वेनोसस करा रहे होते हैं ना। ज़्यादा रोल हो जाता है। हाँ जी। और सर डॉपलर तो हम तब जाएंगे जब ग्रोथ स्कैनिंग में ग्रोथ डिस्क्रिपेंसी आएगी, वरना तो अदरवाइज हम डॉपलर का नहीं कहेंगे ना। नहीं, किस केस में बेटा? सर किसी भी आईयूजीआर के जब पहले ग्रोथ को हम देखेंगे, ग्रोथ डिस्क्रिपेंसी हो तब जाकर हम डॉपलर की तरफ जाएंगे ना। या ग्रोथ डिस्पेंसरी हो या फिर आपका लाइकर कम हो। जी सर, अदरवाइज तो हम डॉपलर की तरफ नहीं जाएंगे। नॉर्मली अगर उसमें कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो फिर नहीं जाएंगे, लेकिन एक पेशेंट जिसमें क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और साथ स्मोकर है उसमें आप करा सकते हो, उसमें आपके रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन था कि जैसे अर्ली एफजीआर है या मतलब कि लेट फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, जो क्रॉनिक हाइपोक्सिक इस्कीमिक अटैक होते हैं बेबी में, तो वो किस स्टेज पे होता है? बेटा देखो, जो उसके हाइपॉक्सी के लिए जो थ्रोम्बस बनते हैं वो तो आपके बनने शुरू हो जाते हैं टिल फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही। इसीलिए जो आपने लोप्रिन या आपने जो भी स्टार्ट करना होता है वो नॉर्मली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से स्टार्ट करते हो। और जी उसके जी सर। बाद इस अगर उसको आप लेट स्टार्ट करते हो, जो ऑलरेडी थ्रोम्बस बन गए हैं उसके ऊपर दे डोंट वर्क, लेकिन फर्दर आगे और बनाने के लिए उसको फिर वो काम करता है। इसीलिए लेट लोप्रिन को स्टार्ट करने के लिए, लेट्स सपोज 30 वीक्स और ऑनवर्ड्स करने के लिए कोई उसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। सही 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 कह रहे तो प्रोसेस तो आपका जो स्टार्ट होगा वो तो अर्ली से स्टार्ट हो जाता है। इट ऑल डिपेंड अपॉन कि वो कितने थ्रोम्बस बने और कितना फ्लो हुआ कि क्या नहीं हुआ। सर एक और क्वेश्चन था प्लीज। सर वो क्रोनिक हाइपरटेंशन के गाइडलाइंस में था कि अब हम पेशेंट को वी आर ऑफरिंग हर लोप्रिन फ्रॉम 12 वीक टिल डिलीवरी। तो सर क्या हम अब डिलीवरी से पहले उसे जी। बंद नहीं करेंगे क्रोनिक हाइपरटेंशन में? वैसे हम क्लिनिकली अपनी प्रैक्टिस में तो हम बंद कर देते हैं। कब बंद कर देते हो? सर हम 10 36। डेज पहले बंद कर देते थे। नॉर्मली अब तो बेटा लोप्रिन के अगर ले भी रही हो तो उसके बाद हम फॉरेन कोई मेजर सर्जरी भी करनी हो तो दैट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। सही, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, तो आई डोंट थिंक सो कि इट विल इंक्रीज द ब्लीडिंग चांसेस। वो होता नहीं है। पहले किस ज़माने में कहते थे कि जो आप उसको 10 दिन के लिए या 4 दिन के लिए बंद करो, लेकिन दैट रियली डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। चलो। सर एक क्वेश्चन था। एक पेशेंट है एब्सेंट और रिवर्स फ्लो के साथ आ रही है, उसको हमने लेके चलना है। अब न्यू गाइडलाइंस के मतलब उसको लेके कब तक जा सकते हैं? 34 तक ही लेके जाएंगे, जबकि उसमें कहा हुआ है कि अगर एब्सेंट और रिवर्स फ्लो आ जाए तो आपने ट्वाइस वीकली डॉक्टर सिनोसिस से या सीटीजी से मॉनिटर करते रहना है। और अगर वो अब नॉर्मल नहीं आती तो 37 तक ले जा सकते हैं। लेकिन एक जगह लिखा भी हुआ है कि रिवर्स अगर है तो उसको इस पे डिलीवर कर ले 34 पे। सर फिर क्या एक ठीक होगा? इसमें ठीक तो बेटा बड़ा सिंपल से, नंबर वन इसमें डिपेंड करता है कि आपकी न्यूनेटल फैसिलिटीज़ जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो कैसी हैं। अगर तो वो आपका ख्याल है कि जी 34 वीकर बेबीज़ को अबाउट 80% 90% सेव कर लेते हैं और सारा कुछ ठीक हो जाता है, तो ऑफकोर्स फिर आप उसको जल्दी डिलीवर कर दोगे। जहाँ पे आपकी फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे आप इसको इन यूट्रो ट्रांसफ़र करोगे। और जहाँ पे जैसे आपने कहा कि जी इसको अगर बाय जी ज़रूरत है कि जी कि आप इसका ट्वाइस क्या कहते हैं वीकली आप डॉक्टर कर होगा। सिनोसिस एंड और सीटीजी या हाँ, सीटीजी। और ये होगा 7 CTG आप इसकी दिन में 2 दफ़ा होगी। वो करते करते अगर वो नॉर्मल लिमिट में रहती है तो फिर आपको उसके बाद आपने उसका फैसला करना है डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट कितनी देर आके एडमिट रह के आ सकती है। डू रिमेंबर दैट कि अगर आप 34 पे हो तो 38 तक लेके जाने के लिए या 37 तक लेके उसे 3 हफ्ते दाखिल रहना अस्पताल में। वो भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर उसके पहले बच्चे हैं घर पे हैं तो सारा इन सोशल सर्कमस्टांसेस देन यू हैव टू डिसाइड कि हमने कब इंटरवीन करना है। सर गाइडलाइन में एक जगह पे लिखा हुआ है कि एब्सेंट है तो 32 तक आप डिलीवरी करा लें, और एक अगर रिवर्स है तो आप उस पे करा लें। और फिर उस पे टेबल में भी लिखा हुआ है इस तरह से कि ये नॉर्मल का दो दो बातें एक ही जगह पे। नहीं देखो, उन्होंने कंफ्यूजन हो लिखा है। जाती है। नहीं नहीं, उन्होंने कन्फ्यूजन नहीं है। उनकी वजह ये है कि उनके पास जो कट ऑफ है वो 500 ग्राम का बच्चा है, कि 500 ग्राम के बाद वो बच्चा समझते हैं कि जी कि वो लाइव अपना जो है
वो वायबल बच्चा है तो उसके हिसाब से फिर उन्होंने उसके हिसाब से जितना मैक्सिमम करना है वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ थोड़ी सी इश्यूज जो है, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी नर्सरीज जो है वो 1 kg से स्मॉल बेबीज़ के सर्वाइवल के चांसेस कोई होते हैं। इवन 1 kg के भी अक्सर गवर्नमेंट सेटअप के अंदर सर्वाइवल यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि कितने हैं कितने नहीं हैं। हाँ, कुछ प्राइवेट सेटअप्स हैं जहाँ पे हम 1 kg के बाद वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह बेबी भी से ठीक हो जाएगा। तो वो आपकी अपनी, ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, अपनी सर्कमस्टांसिस कहाँ पे काम कर रहे हो, पेशेंट किस तरह का कंप्लाइंट है, कब आ सकता है कब नहीं आ सकता, सारे फैक्टर्स देखने के बाद देन यू डिसाइड कि यू वांट टू कंटिन्यू और यू वांट टू जस्ट कि क्या उसको हम डिलीवर करके यू वांट टू हैंड ओवर द बेबी। क्योंकि इसमें जो कैच है वो यू डोंट वांट टू अननेसेसरली इंटरवीन भी नहीं करना कि टाइम से पहले डिलीवर करके बेबी बाहर गया और नर्सरी में एक्सपायर कर गया, या हमने लेट भी नहीं करना कि उसको खुदा न खास्ता वहाँ पे आईयूडी होगी। तो उसको सारे को देखने के बाद देन यू विल डिसाइड कि जी हाउ वी विल प्रोसीड विद दिस मैनेजमेंट ऑफ दिस। और सर हम अगर नेक्स्ट टाइम ऐसी सारी इडियोपैथिक आईयूजीआर फोली कर लें। जिसमें कोई अगर कॉज आप, सॉरी बेटा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर नेक्स्ट टाइम इडियोपैथिक फोली पे डिस्कशन कर लें। वो तो अभी देख लेते हैं। अभी आई डोंट नो कि नेक्स्ट वाला मंथ का, सॉरी मुझे आया, लेकिन उससे मैं आपको कह दूंगा कि हम इस पर देख सकते हैं सर सर जरूर। बस एक क्वेश्चन सर क्लियर कर दें सर कि आईयूजीआर विथ रिवर्स ओलिगोहाइड्रोमनियास वो करवाएं सर। उसमें तो आसान नहीं है बेटा। अगर आईयूजीआर है साथ ओलिगो है और साथ उसका अपना क्या कहते हैं एफजीआर है, तो फिर तो डिपेंडिंग अपॉन जेस्टेशन एज, अगर वो 34 के करीब करीब है हमारे हिसाब से, फिर तो हम उसको डिलीवर करेंगे। अगर 34 वीक से डिपेंड करता है कि आपके पास वहाँ फैसिलिटी अगर नहीं है, तो फिर आप देख सकते हो कि उसको आप कितना स्ट्रेच करके लेके जा सकते हो। उसमें तो इतना इसमें क्या ज़्यादा कन्फ्यूजन किया है। वो सर दैट उसमें इज तो एन डिपेंड इंडिकेशन कि करेगा, हमने इसमें डॉपलर की कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स इंटरवेंशन डिपेंड या कुछ करेगा करना। ना सर आईयूजीआर में। यस, वही तो जी मैं सर। कह रहा हूँ सर उसको या इसमें तो ये है कि अगर एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो आता है या रिवर्स, तो एग्जामिनर का क्वेश्चन होता है कि कब डिलीवर करवाओगी इसको, तुम्हारा क्या प्लान होगा। जब रिवर्स, जब रिवर्स हो जाएगा, एब्सेंट जी नहीं, और जब कौन रिवर्स से फ्लो हो उसमें जाएगा है देन ना देयर अभी इज अ टाइम। डिलीवरी। सॉरी, जी सर। सर ये क्वेश्चन था कि व्हेन नहीं विल मैं यू सब डिलीवर द हाँ बेबी, if there is a reversed or absent diastolic flow ho to how many days you will deliver the बेटा एब्सेंट पे तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं जब तक वो रिवर्स पे नहीं आता। एब्सेंट वाले जो है प्रोवाइडेड बाकी सारे पैरामीटर्स हमारे उसके ठीक रहें, लेकिन वंस अगर रिवर्स फ्लो स्टार्ट हो जाता है, फिर द ओनली इंडिकेशन कि जब आपने उसका इंतज़ार करना है या उसको मॉनिटर करते लिटा के रख के सीटीजी कंडीशन लगा के इंतज़ार करोगे, वो कि अगर आपने स्टीरॉइड्स का इफेक्ट होने के लिए इंतज़ार करना है। अगर स्टीरॉइड लग चुके हैं, मैग्नीशियम सल्फेट लग चुका है, तो अगर वो रिवर्स हो गया है तो फिर देन इट इज़ अबाउट टाइम टू डिलीवर द बेबी, क्योंकि वरना उसकी आईयूडी हो जाएगी, इंट्रायूट्राइन। रिवर्स के बाद सर 48 आवर्स तक सिर्फ हम उसको बस लेके कर सकते हैं, 48 आवर्स तक वेट कर सकते हैं। 48 हाँ। नहीं, तो 48 आवर्स तो हैं ही, लेकिन यू नो कि कब से रिवर्स हो रहा है। अभी तो आपको हाँ ये भी स्कैन बात आया है, है। आपको स्कैन आया है, स्कैन की रिपोर्ट में आ गया कि जी रिवर्स आ गया। द हम्म, ओनली रीजन यू गोना वेट, ये 48 आवर्स जब भी कहते हैं या 24 आवर्स जब भी कहते हैं, वो तब कहते हैं अगर आपने इंतज़ार करके उसको मैग्नीशियम का और सॉरी डेक्सा का और स्टीरॉइड का मैग्नीशियम का वेट करना चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट हो जाए, उसके बाद फॉरन आप डिलीवर कर। अगर उसको ऑलरेडी उसका कवरेज मिला हुआ है देन यू हैव टू डिलीवर इट। मैक्सिमम ओके। यही हो सकता है कि अगर रात के 2 बजे आपको इस तरह हो रहा है, क्योंकि आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पीडियाट्रिशियन नहीं है, तो आप इंतज़ार कर सकते हो कि फिर हम उसको मॉनिटर करके देके आए और फिर सुबह 6 बजे हम उसको डिलीवर करें। ओके सर। सर अस्सलाम वालेकुम सर, जब हम अपने पेशेंट को एब्सेंट डायस्टोलिक फ्लो के साथ एडमिट करेंगे तो हम उसको साथ ही डेक्सा कवर तो दे देंगे ना। जी जी बिल्कुल, अगर पहले नहीं मिला वो। ठीक है सर। और सर एब्सेंट में हमने हमेशा सिजेरियन ही करना है पेशेंट का, रिवर्स में तो हम सिजेरियन ही करेंगे। देखो जब भी सिजेरियन की बात आती है
दो तीन चीजें आपने जरूर सो देखनी है। एक तो उसकी प्रीवियस हिस्ट्री, पैरिटी कितनी है, पहले उसकी जी डिलीवरीज सर। कैसी। दूसरा उसका बिशप स्कोरिंग, अगर आप उसको नॉर्मल के लिए लेके जाना चाहते हो। एंड देन विद ऑल दीज पैरामीटर्स अपनी आपने फैसिलिटी को चेक करना है कि जी के हमारे पास क्या क्या है कि कंट्रीज मॉनिटर 1 to 1 कर सकते हो। फिर देन यू विल डिस्कस विद द पेशेंट। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे उन्होंने कहा कि जी एग्जामिनर ने कहा कि जी आप क्या करेंगी, तो आपने डायरेक्टली नहीं कह देना कि जी कि मैं उसका सेक्शन करूंगी या मैं उसको नॉर्मल डिलीवरी पे। अगर आपने उसका सेक्शन करना है तो फिर आप कहोगे कि जी कि पेशेंट इतने वीक्स पे है, अपना प्री मेच्योर है, उसको लेस्पोज IUGR है, उसका पुअर बिशप है, तो उसको इट इज़ बेटर कि देन के, क्योंकि हम डिस्ट्रेस ऑफ द बेबी का ये नहीं कर सकते, तो हम उसका डायरेक्टली इसलिए उसका सेक्शन कर देंगे। अगर आपने उसकी नॉर्मल डिलीवरी करनी है तो आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी डिफेंड करोगे कि हाँ जी उसका बिशप इज़ बेटर, पहले उसकी नॉर्मल डिलीवरीज हुई हैं, तो हम कंटिन्यूस मॉनिटर करते रहेंगे, ये करेंगे और उसको लेबर को मॉनिटर करके देख लेंगे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम उसको जल्दी से आगे देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये नहीं सिर्फ फैसला कर देना कि जी हम सिर्फ ये कह दोगे कि जी मैं तो सेक्शन करूँगी या मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी, उसके साथ ही आप कहोगे एज द पेशेंट इज माई पेशेंट इज दिस एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग अ सेक्शन, एज माई पेशेंट इज दिस दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू गिव अ ट्रायल ऑफ लेबर। एंड ऑफ कोर्स उसमें सारे में आपने विशेज ऑफ द पेशेंट्स को भी इंक्लूड करना है कि व्हाट डज शी वांट। जी सर। मतलब सर इसको समराइज करें तो ये होगा कि रिड्यूस्ड फ्लो हो, लेकिन अगर पुअर बिशप हो तो हम ऑफर करते सकते हैं सिजेरियन सेक्शन। अगर बिशप अच्छा हो तो फिर हम ट्रायल ऑफ लेबर दे सकते हैं विद फुल प्रिपरेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन और काउंसलिंग पेशेंट की करके। स्पेशली हर स्पेशली अगर स्पेशली अगर पिछली पेशेंट्स की नॉर्मल डिलीवरीज हुई हुई हैं। हाँ बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। और एब्सेंट रिवर्स वाले में तो स्ट्रेट जो है आपने सेक्शन ही करना होता है, उसमें तो यस, ट्रायल नहीं दे। अनलेस कैंटिल वो लेबर में आ गया है और उसने अगले आधे पौने घंटे में डिलीवर हो जाना, हम्म। उसमें तो नहीं आप सेक्शन करोगे ना फिर आप। उसमें तो नहीं होगा। हाँ, चलो। लेकिन सर फिर जैसे अगर डिलीवर हो जाएगी वो, तो उसको ये तो काउंसल करेंगे ना कि पुअर आउटकम हो सकता है। मतलब पूरा आउटकम सेक्शन में नहीं हो सकता, पूरा आउटकम नहीं तो सर, दोनों जैसे लेबर में आ गई, हाँ, लेबर में आ गई तो फिर काउंसल तो बने करेंगे ना। यस ऑफ कोर्स आउटकम ऑफ द बेबी आपने जरूर जाना, लेकिन अगर वो लेबर में आ जाती है और उसने आधे घंटे में डिलीवर हो जाना है, व्हाट डिफरेंस वुड बी अ नॉर्मल डिलीवरी और अ सेक्शन वुड मेक। तो सर फिर अगर लेबर में आ जाती है तो इसको ऑगमेंट कर सकते हैं और इसकी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर को शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन, देखो वो लेट्स सपोज डिपेंडिंग। प्राइमरी ग्रेविटा है, वो आपके पास आती है अबाउट लेट्स सपोज 4 सेंटीमीटर पे आ जाती, कॉन्ट्रैक्शन उसको आ रही, हाउ लॉन्ग इज गोइंग टू टेक फॉर हर टू डिलीवर नॉर्मली, कम से कम अच्छी वन बात सेंटीमीटर इतने तो लगेगा ना टाइम। और यही अगर 4 सेंटीमीटर मल्टी आ जाती है तो उसको आपको पता है कि कितनी जल्दी डिलीवरी हो जाएगी, तो फिर दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन हर कंडीशन। और साथ जो भी ऐसा जो भी मरीज आएगा ऑफ कोर्स उसमें आप कहोगे कि जी फिर हम इसकी कंटिन्यूस CTG मॉनिटरिंग चलती रहेगी अनलेस कंट्री शी डिलीवर्स। और फिर जाहिर है फिर शॉर्टन स्टेज ऑफ सेकेंड स्टेज आप करोगे, लेकिन उसमें फिर आप वो नहीं लगा सकते, नॉर्मली प्री टर्म है तो फिर वेंटूस नहीं लगाओगे, फिर विल बी अ फोर्सड डिलीवरी, उसका भी ध्यान रखना है हमने। चलो, इमरान डॉक्टर शनाज की है क्लास आज जी सर है। आ गई मैडम? सर आगे होंगी, ज्वाइन तो किया हूँ HRC। चलो बस फिर ठीक, चलो बेटा थैंक फिर यू थैंक सर। यू वेरी मच, गुड लक, थैंक खुदा यू हाफिज़। सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you सर। so much, sir.